हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन नंबर 11 जो कि है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसका हम आज पार्ट 3 लेके आए हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य तरंगे एवं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के बारे में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। बस आपको ज़रूरत है आपको क्लास ध्यान से देखने की। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम लोगों को आज पढ़ना क्या है, हम लोग जान चुके हैं। तीसरा क्लास है इस लेसन का और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य तरंगे एवं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, आखिर ये क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश या फिर प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्रकाश की द्वैत प्रकृति नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप इसे भी मतलब तरंगे या द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होता है। तो हम अगर पीछे चले तो हमें पता चलता है कि प्रकाश को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने एक कण की भांति माना था। मतलब प्रकाश एक कण होता है और प्रकाश कण के माध्यम से आगे चलता है, ये आइजैक न्यूटन ने माना था और इसके आधार पर उन्होंने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों को सिद्ध किया था। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो प्रकाश को कण प्रकृति मान करके सिद्ध नहीं हो सकी। जैसे व्यतिकरण जैसी घटना जो है ये प्रकाश को कण मान करके सिद्ध नहीं हो पाई, जिसके कारण फिर इसमें विवाद हो गया कि प्रकाश आखिर कण है या फिर और कुछ है। तो उसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं एक हाइगेंस, और आपने नाम सुना ही होगा। लेसन नंबर हम लोग 10th में प्रकाश को तरंग मान करके हम लोगों ने पढ़ा है। तो हाइगेंस ने क्या किया, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया अपना, और उन्होंने कहा कि प्रकाश कण नहीं बल्कि तरंग है। ठीक है, तो इन दोनों बातों में अब मतभेद चलता रहा कि प्रकाश आखिर क्या है, कण है कि तरंग है, क्योंकि तरंग में भी कुछ विफलताएं मिली। क्योंकि दिक्कत ये थी कि तरंग मान करके प्रकाश के परावर्तन को और प्रकाश के अपवर्तन को हाइगेंस ने भी सिद्ध किया था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आई जब विवर्तन की बात हुई। क्योंकि देखा गया तरंगों में विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब होता है कि कोई तरंग किसी भी किनारे से मुड़ करके आगे निकल जाती है, तो इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश के साथ में ऐसा नहीं देखा गया। इसके कारण हुआ क्या कि प्रकाश को तरंग मानने में लोगों का फिर संदेह बन गया कि आखिर प्रकाश तरंग नहीं होता है। लेकिन बाद में हुआ क्या, ऐसा हुआ कि बाद में प्रकाश को तरंग के रूप में भी मान करके विवर्तन को भी सिद्ध किया गया। क्योंकि विवर्तन के लिए एक कंडीशन थी, प्रकाश के विवर्तन के लिए एक कंडीशन थी कि प्रकाश जो अवरोध लगाया जाएगा सामने वह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। पहले क्या था, प्रकाश को ऐसा माना गया कि प्रकाश के सामने जो अवरोध रखा गया वो काफी बड़े थे और वो काफी बड़े अवरोधों के से टकराता है जब प्रकाश, तो वो मुड़ नहीं पाता है अच्छे से, इस वजह से वह व्यतिकरण की स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर पाया। लेकिन बाद में व्यतिकरण को भी अब सिद्ध किया जा चुका है, आराम से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। लेकिन पहले प्रकाश को तरंग मानने में बहुत सारी कठिनाई आई, क्योंकि पहले जितनी भी तरंगे हम लोगों को पता थी वो सारी की सारी तरंगों को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती थी। जैसे अगर हम बात करें कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। अगर ठोस है तो ठोस माध्यम में चलती हैं, अगर वायु है तो वायु में तरंगे चल लेती हैं। ठीक है, अगर जल तरंगों की बात करें तो जल तरंगे जल के माध्यम से आगे चलती हैं। तो जितनी भी तरंगे उस समय तक ज्ञात थी उन सभी तरंगों के लिए आवश्यकता होती है किसकी, तो आवश्यकता होती है किसी न किसी माध्यम की। लेकिन अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक आता है और बीच में निर्वात है। निर्वात का मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, वायु भी नहीं है। तो ऐसे में आखिर प्रकाश यहां तक कैसे आता है? अगर प्रकाश तरंग है तो वह यहां तक नहीं आ सकता, ऐसा मानना था पहले लोगों का। क्योंकि अगर प्रकाश तरंग है तो तरंग को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, और
यहाँ जब निर्वात होता है वहां पर तो कोई माध्यम नहीं होता है, तो वहां से तरंग ये कैसे आ जाती है प्रकाश की। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि प्रकाश तरंग है या नहीं है। और उधर प्रकाश की कण प्रकृति को देख करके भी बहुत सारी बातें प्रूफ नहीं हुई, कि जैसे प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश को तरंग मान करके सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश का विवर्तन प्रकाश को कण मान करके सिद्ध किया जा सकता है। ये सारी चीजें चलती रहीं। तो वास्तव में हुआ क्या, बाद में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने इसके बारे में गहन अध्ययन किया और उन्होंने फिर बताया कि प्रकाश के भीतर दोनों प्रकृतियां हैं वास्तव में। मतलब प्रकाश के भीतर तरंग प्रकृति भी है और कण प्रकृति भी है। अब उन्होंने इसके सिद्धांत के बारे में बताया कि प्रकाश होता क्या है वास्तव में। प्रकाश, उन्होंने फिर एक बात कही कि प्रकाश जो है वह जिस समय चल रहा होता है तो वह तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब किसी वस्तु से टकराता है तो वहां पर वह कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और वास्तव में ऐसा देखा गया, बहुत सारी घटनाएं आई और इसके द्वारा ये सिद्ध भी हो चुका है। और अगर हम बात करें कि यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसने पूरी दिशा मोड़ दी थी। यंग के एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो चुका था कि प्रकाश एक तरंग है, क्योंकि जिस समय प्रकाश चल रहा होता है उस समय तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता है, लेकिन जिस समय प्रकाश किसी से टकराता है, किसी भी सतह पर जाकर के टकराता है, तो वहां पर एक कण प्रकृति का प्रदर्शन करता है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब है प्रकाश के भीतर दोनों प्रकृतियां हैं, कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। अब प्रकाश तरंग प्रकृति कब प्रदर्शित करता है? जब प्रकाश चल रहा होता है, गतिमान अवस्था में होता है, तो वह तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। लेकिन जिस समय प्रकाश किसी भी सतह से टकराता है तो वहां पर वह कण प्रकृति का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो प्रकाश के भीतर हम कह सकते हैं दोनों प्रकृतियां हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकृतियां हैं, कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी। इतनी बात हम लोगों को दिमाग में रखना है। अब अगर हम बात करें प्रकाश में अगर द्वैत प्रकृति है तो इसका मतलब है जितने भी विकिरण होंगे, एक्स किरणें हैं या फिर गामा किरणें हैं, ये सारी की सारी द्वैत प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी विकिरण है। अगर प्रकाश भी विकिरण है तो अन्य सभी चीजें विकिरण है। अगर ये विकिरण है तो ये भी द्वैत प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए, और ऐसा फिर देखा गया और एक्चुअल में प्रूव भी हो गया। उसके बाद में हुआ क्या, एक वैज्ञानिक हैं डी ब्रॉगली, जिनका नाम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, उन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने एक बात कही, और वो बात ये थी कि अगर कोई भी कण, जैसे प्रकाश क्या है, तो प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्लास में। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है इस लेसन की, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेकर के चले थे, और आराम से यहाँ तक जब आप सीरियल से वीडियोज़ देखते आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो प्लांक ने एक बात कही थी कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हम कह सकते हैं कण हैं वो, और जब वो छोटे छोटे पैकेट चलते हैं, मतलब वो जब कण चलते हैं तो जिस समय वो चल रहे होते हैं वो तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि प्रकाश जो है, प्रकाश में कण तो हैं, लेकिन वो कण जिस समय चल रहे होते हैं वह तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका मतलब है प्रकाश के पास दोनों प्रकृतियां हैं। इसी प्रकार डी ब्रॉगली ने यह कहा कि अगर कोई कण, जैसे प्रकाश का कोई कण है, प्रकाश का कोई फोटान है जिसे हम कहते हैं, वो फोटान जब चलता है तो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार ऐसा कोई भी कण हो वो भी चलेगा, तो उसे भी तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए। कोई भी द्रव्य कण हो, ना हो फोटान तो कोई द्रव्य कण हो, जैसे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, यदि ये भी चलेंगे तो इन्हें भी तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए। और ये इन्होंने केवल और केवल प्रकृति को सत्य मान करके किया था। कहने का मतलब है इनकी केवल और केवल मात्र परिकल्पना मात्र थी इनकी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ईश्वर जो है, मतलब प्रकृति जो है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती।
कहने का मतलब है कि अगर फोटान जब चलता है तो तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता है, तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को भी तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। अगर फोटान को तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है या दे रहा है तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को भी देना चाहिए। फिर प्रोटॉन चले तो उसको भी तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए, या फिर न्यूट्रॉन चले तो उसको भी तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्रकृति सबके साथ समानता का व्यवहार करती है, इसलिए अगर फोटान तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करती है, मतलब प्रकाश तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता है, तो इसी प्रकार कोई भी द्रव्य कण हो जैसे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, ये भी जब चलेंगे तो इन्हें भी द्रव्य प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए। ये इन्होंने केवल इस बेसिस पर कहा था, और इसी को उन्होंने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता है तो इनकी तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये द्रव्य कण है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये द्रव्य कण है। तो द्रव्य कण यदि तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं तो इन तरंगों को ही हम क्या कहेंगे, द्रव्य तरंगे कहते हैं। जो हमने यहाँ पर लिखा है द्रव्य तरंगे क्या है, तो हम कह सकते हैं कोई भी द्रव्य कण जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब गतिमान अवस्था में होते हैं तो ये द्रव्य कण क्या करते हैं, तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं, या फिर इनसे संबंधित तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, द्रव्य तरंगे किस बेसिस पर डी ब्रॉगली ने कहा है, आपको यह भी समझ में आया होगा। डी ब्रॉगली ने केवल और केवल प्रकृति को सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, इस बेसिस पर इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। वास्तव में उन्होंने प्रूफ करके नहीं दिखाया, उन्होंने मैथमेटिकली उस तरंग की तरंग दैर्ध्य या फिर उस तरंग की तरंग दैर्ध्य के लिए एक फार्मूला भी दिया है, जिससे हम लोग अभी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये यहां तक आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर द्रव्य तरंगे हमें पता है, तो द्रव्य तरंग दैर्ध्य आखिर क्या होगा, तो हम समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है कि जो भी द्रव्य तरंगे हैं तो द्रव्य तरंगों से संबद्ध उनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी उसी को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं, द्रव्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, और इसी को उन्होंने डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहा, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। द्रव्य तरंगों के बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो बताया डी ब्रॉगली ने। अगर डी ब्रॉगली ने बताया तो उन तरंगों की, मतलब द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को ही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर तरंग का और किसी भी द्रव्य कण का या फिर किसी पदार्थ का गुण क्या होता है वास्तव में। तो याद रखिए कि पहले माना क्या जाता था, बहुत पहले यह माना जाता था कि प्रकृति में एक द्रव्यमान और एक ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता, ये स्वतंत्र इकाइयां हैं। कौन कौन सी, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों स्वतंत्र इकाई हैं और इनका अलग अलग दोनों का अस्तित्व होता है, ये माना जाता था। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता और ना ही ऊर्जा को द्रव्यमान में कभी बदला जा सकता है, ऐसी मान्यता पहले थी। लेकिन आइंस्टीन के आने के बाद आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में, कि उन्होंने कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में भी परिवर्तित किया जा सकता है, और इसलिए उन्होंने सापेक्षता का एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि E = mc²। आपने इस इक्वेशन को कई बार देखा होगा। E = mc² क्या है, यह द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यहां पर m कोई द्रव्यमान हो, उससे कितनी ऊर्जा मुक्त की जा सकती है, तो उन्होंने बताया E = mc², मतलब m उस द्रव्यमान का वैल्यू रखेंगे, c जो है प्रकाश का वेग होता है वायु या निर्वात में, अगर इसका स्क्वायर कर लें तो इनका मल्टीपल, मतलब इनका जो आंसर होगा वही होगा उस द्रव्यमान से बनने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने, आइंस्टीन ने सबसे पहले बताई, और इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां तक बात क्लियर होती है, ठीक है। अब अगर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा मतलब है विकिरण, विकिरण मतलब तरंग, क्लियर। ऊर्जा मतलब विकिरण, विकिरण मतलब तरंग। तो हम अगर ये समझें कि कोई भी तरंग है, ठीक है,
कोई भी तरंग है तो तरंग में क्या होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। और कोई अगर कण है तो कण में क्या होता है, उसका संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है, जिसे हम p से व्यक्त करते हैं। और तरंग है तो उसमें तरंग दैर्ध्य होती है, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी में तरंग है, वह अगर कोई तरंग है तो उसमें लैम्डा का होना जरूरी है, और अगर कोई कण है तो उसमें p का होना जरूरी है, मतलब संवेग का होना जरूरी है। अब अगर कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें p और लैम्डा दोनों हो, तो इसका मतलब है वह तरंग भी होगा और कण भी होगा, अर्थात उसमें द्वैत प्रकृति का स्वरूप दिखेगा। क्लियर है बात। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, द्वैत प्रकृति को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा समीकरण बनाएंगे या तैयार करेंगे जिसमें लैम्डा भी हो और p भी हो। अगर लैम्डा है तो इसका मतलब है वह तरंग भी है, और अगर p भी है उसी में तो इसका मतलब है वह कण भी है। तो कण और तरंग दोनों प्रकृतियां हमें सामने लानी है। अगर द्वैत प्रकृति को सिद्ध करना है तो हमें एक ऐसा समीकरण दिखाना होगा जिसमें लैम्डा और p दोनों हो, और ये करके दिखाया डी ब्रोगली ने, केवल मैथमेटिकली। इसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। हमने बताया उन्होंने किस सिद्धांत पर कहा है कि कोई भी द्रव्य भी द्वैत प्रकृति का प्रदर्शन करेगा, तो केवल उन्होंने प्रकृति को सत्य मान करके ये बात कही है। ठीक है, इसके बाद में इनकी बात को प्रूफ किया गया। डेविसन और जर्मन आते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट, डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट अगली वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अभी जो डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन दी है, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि द्रव्य तरंगों के साथ में जो तरंगे होती हैं, जिन्हें हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, उसका समीकरण क्या है, उसका फार्मूला क्या होगा, उन्होंने ये निकाल के दिखाया। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या दिखाया, तो हम मान लेते हैं कि अगर प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को माना जाए कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं, और प्रत्येक फोटान के पास कितनी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर बताया गया था, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। फोटान के पास ऊर्जा जो होती है E, मतलब एनर्जी, ऊर्जा जो होती है कितनी होती है, h न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है, उन फोटान की या फिर उस प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, और यहां पर h क्या है, प्लांक नियतांक है। तो E इक्वल टू एच न्यू, समीकरण 1, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद में अगर हम आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को माने, अगर कोई फोटान है जिसका द्रव्यमान m है, तो अगर m द्रव्यमान है फोटान का, तो उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, E इक्वल टू mc²। ये अभी हमने बताया सापेक्षता का सिद्धांत, ये है आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन के अनुसार फोटान की ऊर्जा होनी चाहिए E इक्वल टू mc², और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा होनी चाहिए E इक्वल टू एच न्यू। दोनों फोटान की ऊर्जाएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से mc² इक्वल होगा एच न्यू के, तो mc² इक्वल होगा एच न्यू के, ये हमने लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता है। यहां पर हम c² को अपान में करेंगे तो m इक्वल टू एच न्यू अपान में c², इतना लिख दिया। यहां तक किसी को परेशानी है नहीं ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है, फोटान का संवेग। हम लोग क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, संवेग। ओके, तो संवेग क्या होगा, अगर फोटान कोई कण है, और फोटान अगर कोई कण है तो उसका द्रव्यमान m है, हमने मान लिया। और अगर m द्रव्यमान का कोई कण है तो उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग का आपने फार्मूला कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आज हम बता देते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, आपने पढ़ा होगा। P इक्वल टू होता है m इंटू v। ओके, तो यहां पर अगर हम फोटान के संवेग की बात करते हैं, तो फोटान का संवेग अगर हम P से व्यक्त करें तो P इक्वल टू क्या होगा, m मतलब फोटान का द्रव्यमान, तो हमने m लिख लिया, इंटू v का मतलब है वेग। और यहां पर हमें मालूम है फोटान का वेग जो होता है, फोटान का मतलब प्रकाश, और प्रकाश का वेग v नहीं बल्कि हम प्रकाश के वेग को c से लिखते हैं, तो m इंटू c लिख देंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P इक्वल टू mc हो गया। P इक्वल टू m का वैल्यू हमने ये लिख लिया, क्योंकि यही फोटान का द्रव्यमान हमने अभी निकाला है, तो ये हमने लिख लिया एच न्यू अपान c², m की जगह पर, और c। यहां से हम c और c को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो P इक्वल टू क्या बचेगा, एच न्यू अपान में एक c बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आपने पहले पढ़ा ही होगा कि न्यू इज इक्वल टू होता है c अपान लैम्डा, मतलब आवृत्ति का फार्मूला। कहीं कहीं पर आप लोग
आवृत्ति को एफ पढ़े होंगे या फिर न्यू पढ़े होंगे, जो भी आप पढ़े अपना कर सकते हैं। हम न्यू लेते हैं तो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा या फिर एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम न्यू का वैल्यू रख देते हैं सी अपॉन लेमडा, क्योंकि हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह पर लिखेंगे सी अपॉन लेमडा और नीचे सी पहले से उपस्थित है, तो ये सी और ये सी कट जाएगा। यहां पर लिख देना, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, तो इसलिए हमने न्यू की जगह पर सी अपॉन लेमडा कर दिया। एच और सी पहले से थे, वो अपने आप हैं, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन लेमडा। यहां से अगर हम लेमडा निकालें सो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी, ओके, एच अपॉन पी। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। जो लेमडा है यहां पर क्या दिखाएगा, तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य मतलब यहां पर एक कोई तरंग होगी, और यहां पर पी है मतलब जो संवेग है वो क्या व्यक्त कर रहा है, कोई कण प्रकृति को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर तरंग प्रकृति भी व्यक्त हो रही है और पी के द्वारा कण प्रकृति भी व्यक्त हो रही है। तो किसी एक ही समीकरण में ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। अगर दोनों चीजें मिल गई हैं तो इसका मतलब है यह समीकरण ही द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हो गया हमारा फार्मूला, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और यही है हमारी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। ये क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ओके, तरंग दैर्ध्य। तो ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर हम पी की बात करें, अगर कोई दूसरा कण होगा, जैसे फोटॉन की अगर हम बात ना करें, किसी अन्य द्रव्य कण की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या फिर न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम एम जो रखेंगे या फिर जो वेग होगा हमारा वेग, जिसे हम v कहते हैं, तो वहां पर c थोड़ी रखेंगे, c की जगह पर हमें v करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य तरंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, h अपान पी की जगह पर m इंटू वी लिखा जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी लिख सकते हैं, या फिर लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार मैं परिभाषा बोल के आपको दिखाता हूं, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। द्रव्य तरंगे क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। द्रव्य तरंगे क्या है, तो हमें पता है जिस प्रकार फोटॉन जब गतिमान होता है तो वह तरंग का रूप प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी द्रव्य कण गतिमान रूप में द्रव्य तरंग का रूप प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब कोई भी गतिमान द्रव्य कण तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य कणों के साथ संबद्ध तरंग दैर्ध्य ही क्या कही जाती है, द्रव्य तरंगे कहते हैं, या फिर द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को ही हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो द्रव्य तरंगे क्या है, किसी द्रव्य कण या फिर कोई द्रव्य कण जब गतिमान अवस्था में होता है तो वह तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करता है, और इनकी तरंगों को ही हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसके बाद में द्रव्य या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है, तो द्रव्य तरंगों से संबद्ध तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें पता है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को लेंगे, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, एम बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। फोटॉन का संवेग निकालते हैं तो संवेग मतलब P इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। यहाँ पर C हमने ले लिया है, वैसे फॉर्मूला तो नॉर्मल क्या होता है संवेग का, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो एम इंटू वी, वी का मतलब है वेग, और यहाँ पर फोटॉन का वेग है, तो फोटॉन मतलब प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग c होता है, इसलिए हमने यहाँ पर mc लिख दिया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू m का वैल्यू रख दिया ये वाला एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू में c, यहाँ से c काट दिया, P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में c लिख दिया है। अब हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ पर लिख दिया सी अपॉन लेमडा, सी कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, और यही है द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर लेमडा भी है और पी भी है, लेमडा भी है पी भी है, इसका मतलब है कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। तो द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने का जो सूत्र है हमारा यही है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यदि हम किसी अन्य द्रव्य कण की बात करते हैं तो हम
P की जगह पर m इंटू वी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान एम वी, ये फार्मूला हो गया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आया होगा। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये याद रखना कि डी ब्रोगली ने ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो केवल और केवल प्रकृति को सही मान करके दिया था। मतलब किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करती है प्रकृति, ये मान करके उन्होंने केवल अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसका उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया था, लेकिन इनकी बात को या फिर जो भी परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है अगली वाली क्लास में आएगा, जो देंगे डेविसन एवं जर्मन। तो अगली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। डेविसन एवं जर्मन का एक्सपेरिमेंट है उसमें, तो उसे ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे और कहना चाहूँगा कि बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उनसे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, और पॉजिटिव कमेंट्स करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।